अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेसन फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर टू डिमॉन्स्ट्रेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अच्छा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, जो यूज़र फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। दीज आर द रिपोर्ट्स, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन ओनर इक्विटी। अच्छा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं। किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट पीपल इंक्लूसिव ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, इसमें जैसे हमारे पास है 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बनाते हैं, कास्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूज़र्स के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू IAS फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट exhibit its users the financial position, financial performance, and cash flow and outflow analysis of an एंटिटी। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, मींस स्नैपशॉट ऑफ अ बिजनेस, जिसमें कंपनी की मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, इक्विटीज कितनी है और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है कि बिजनेस में क्या रेवेन्यू हो रही है, क्या बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चलता है। अब कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, अब ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उससे इसके रिजल्ट्स का पता चलता है। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी के एनालिसिस किए जा सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे MGT 101 में मैंने आपको बताया था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे पास 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन ओनर इक्विटी स्टेटमेंट। और फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेस करती हैं 5 अकाउंट पे: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज पे। अच्छा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फ्रेमवर्क देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ गिवन पॉइंट इन टाइम। अच्छा, बैलेंस शीट को हम स्नैपशॉट ऑफ अ बिजनेस भी कहते हैं कि ये बिजनेस की पोजीशन को शो करती है। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पॉइंट इन टाइम, मीन कि आपने अगर बैलेंस शीट बनाई 2021 की तो वो 2021 की बिजनेस की पोजीशन को शो करेगी। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इनकम income minus expenses for a given time period ending at the specific date। अच्छा, फॉर एग्जांपल मंथली भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, सेमी एनुअली बना सकते हैं, एनुअली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनुअली आप बना रहे हैं तो पूरे साल की कितनी रेवेन्यू हुई है, मीन आपकी कितनी सेल हुई है, सेल में से आप सारे एक्सपेंसेस को निकालते हो, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। A statement of change in owner equity, also known as statement of retained earning or equity statement। अच्छा, इक्विटी स्टेटमेंट क्या है? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू, मीन शेयर होल्डर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल कैश की फॉर्म में वो पैसा लेके आते हैं बिजनेस में, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट फिर उससे डिफरेंट एसेट्स से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किए जा सकते हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स भी उससे किए जा सकते हैं।
तो ये ओनर्स की इक्विटी होगी। अब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, अब ये इक्विटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ओनर्स बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। या फिर वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में बिजनेस में जब ऐड होता रहता है तो वो भी एक इक्विटी का हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक 2021 में प्रॉफिट हुआ था 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स में अगर डिविडेंड सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होके उसमें से फॉर एग्जांपल 500,000 जो है वो रह गया, तो वो 500,000 कहाँ पे चला जाएगा, वो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा एज ए रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, समराइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड एंडिंग एट द स्पेसिफिक डेट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब फॉर एग्जांपल 2021 में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ मच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब ये तीन तरह से कैश का फ्लो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अच्छा, इसके बाद इसके बाद हमारे पास आ गया नोट्स टू to the accounts, include accounting policies, disclosures and other explanatory informations। ये इंटीग्रल, हम कहते हैं नोट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट्स करते हैं। अच्छा, इसके बाद है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल बिजनेस एंटिटीज टू प्रिपेयर ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट डिपेंड अपॉन द साइज, नेचर एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच of the entities that whether all components are to be prepared or not। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब कंपनीज जो है ये ऑल कंपोनेंट्स बनाए, ये सारी स्टेटमेंट्स बनाए। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कंपनीज, नेचर ऑफ कंपनीज एंड देयर statutory requirements। For example, a small business entities like Washerman does not need to prepare the statement of change in equity or notes to accounts, or the size of information is very little and not complex। देखिए, स्मॉल बिजनेस है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्स बना ले जिसमें मोर इंफॉर्मेशंस हों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही हों। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कास्ट अकाउंटेंट। अच्छा, ये याद आपको रहे कि हम कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, ये स्टेटमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंज इन ओनर इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट भी होती है स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाई जाती हैं। हमने देखना है कि कास्ट अकाउंटिंग में कौन सी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अच्छा, cost accounting department prepared reports that help the accounting department in preparing final account, these includes। अच्छा, आपने इस पे फोकस करना है कि कास्ट अकाउंटिंग में कौन सी स्टेटमेंट्स बनानी है। वो स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सपोर्ट कर रही होंगी। रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कास्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में आप फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट्स बना रहे हो। तो बॉल पॉइंट्स डिफरेंट कैटेगरीज के आप बना रहे हो। जब एक टाइम पीरियड में आप नंबर ऑफ बॉल पॉइंट्स मैन्युफैक्चर कर लेते हो, तो वो जो बॉल पॉइंट्स मैन्युफैक्चर्ड करना, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 बॉल पॉइंट्स मैन्युफैक्चर किए हैं और 10,000 बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चर्ड होने तक उनके ऊपर कितनी कास्ट आई है, उसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उनके ऊपर कितनी कास्ट आई है। इसके बाद है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है?
कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है, जो आपने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, जो प्रोडक्ट्स आपने सोल्ड कर दिए हैं ऑलरेडी मार्केट में कस्टमर्स को, उनकी कास्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 बाल पॉइंट बनाए थे, उनके ऊपर एक 10,000 बाल पॉइंट के ऊपर आपकी जो कास्ट आई है, उसके बाद आप देखते हो कि आपने उसमें 10,000 में से 8,000 बाल पॉइंट जो हैं वो मार्केट में सेल की हुई हैं। तो 8,000 की जो कास्ट होगी उसे हम बोलेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा, ये हम कंप्लीट बनाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाते हैं। Both of the statement represent production cost function or the function of expenses that are incurred to make the goods or services available for sale. It depends upon the form of business entity whether what should be disclosed in these statements and what should be the extent of the details. अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक प्रोडक्शन कास्ट के फंक्शंस में आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपके इस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाते हुए ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाना पड़ता है, कुछ में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना पड़ता। ये हम नेक्स्ट लेसन्स में बनाएंगे जब, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज की फॉर्म क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वो एंटिटीज जिसमें आप रॉ मटेरियल परचेज करके उसको सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल कर देते हो, या फिर आप सेमी फिनिश गुड्स परचेज करते हो, उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल कर देते हो। इसके बाद है हमारे पास ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज वो एंटिटीज जिनमें आप बनी बनाई प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो और आगे सेल कर देते हो। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोटिव कंपनी है, वो क्या काम कर रही है, किसी दूसरी कंपनी से बनी बनाई गाड़ियां परचेज करती है, परचेज करके फिर आगे कस्टमर्स को सेल कर देती है। ये क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। और एक ऐसी कंपनी जो गाड़ियां खुद बना रही है, बना के आगे डिफरेंट कंपनीज को और कस्टमर्स को सेल कर रही है, वो क्या होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी। और ट्रेडिंग कंसर्न वो जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स परचेज करती है और आगे सेल कर देती है। सर्विसेज एंटिटी। सर्विसेज एंटिटीज ऐसी एंटिटीज जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। जैसे एक लायर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। और इसके अलावा डॉक्टर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। एक टीचर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके बाद आ गई इन्वेंट्री। It is the cost held in material and supplies work in process and finished goods that will provide economic benefit in future. It is also known as stock. अच्छा, इन्वेंट्री क्या है। देखें, आप डिफरेंट बिजनेस में अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी इन्वेंट्री होगी, ट्रेडिंग बिजनेस में भी इन्वेंट्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आप प्रोडक्ट परचेज करते हो और आगे सेल करते हो, ठीक है। तो आप गाड़ियां परचेज कर रहे हो, आगे सेल कर रहे हो। जो गाड़ियां आपने परचेज की हैं, वो आपने फॉर एग्जांपल 100 गाड़ियां परचेज की है, वो 100 गाड़ियां आपका स्टॉक है, आपकी इन्वेंट्री है। आप उसे अब आगे सेल करोगे आप। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फॉर एग्जांपल फर्नीचर बना रहे हो, तो जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, एक वुड आप परचेज कर रहे हो, उसके साथ डिफरेंट अदर आप आइटम्स परचेज कर रहे हो, उनको फिर असेंबल करके फिर आगे आपने सेल करना होता है। वो जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या है, आपके लिए एक इन्वेंट्री है। फिर कुछ इन्वेंट्री आपकी रॉ फॉर्म में होती है, फिर आप उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हो, उसके ऊपर काम होता है। कुछ प्रोडक्ट पूरी बन जाती है, कुछ आधी बनती है, आधी रह जाती है, वो भी आपका वर्क इन प्रोसेस में रह जाती है इन्वेंट्री। उसके उसके बाद आपकी फिनिश गुड्स में जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है
रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गई। फिर कुछ प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाती हैं, कुछ आपकी फिनिश गुड्स की फॉर्म में आपके पास रह जाती हैं। जो फिनिश गुड्स की फॉर्म में आपके पास रह जाती हैं वो भी आपके लिए इन्वेंट्री बन जाती हैं, जिससे आप कहते हो ना क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए करंट एसेट्स होते हैं, ये आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जी हम बनाएंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक फॉर्मेट हमें दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन जो हमने गुड्स कस्टमर्स को सेल कर दिए हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी कितनी कास्ट आई है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, नेम ऑफ एंटिटी इज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हियर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मीन ओपनिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस, एक गोइंग कंसर्न है, आपका बिजनेस चल रहा है। आपने लास्ट मंथ में जो बिजनेस, आपने जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई थी, उसमें आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई थी 10,000। लास्ट मंथ में आपके पास 10,000 बच गई थी। आप करंट मंथ में वो 10,000 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई आपकी। इसमें आपने, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको मजीद इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको मजीद इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है तो आप परचेज कर लेते हो। अगर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप फर्दर रॉ मटेरियल परचेज करोगे। अगर ट्रेडिंग कंसर्न होती तो उसमें जो आप फर्दर परचेजेस करते, जो प्रोडक्ट्स वो ऐड कर लेते। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात हो रही है, तो आपने फर्दर परचेजेस की 100,000 की, तो आपके पास कितना मटेरियल हो गया? 110,000 मीन मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आपके पास। जो ओपनिंग था वो 10,000 था, फर्दर आपने 100,000 का परचेज किया तो 110,000 आपके पास मटेरियल आ गया। अब आपने इस मटेरियल को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करनी है प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है कि ये सारे का सारा मटेरियल आप यूज कर लो, हो सकता है इसमें से कोई मटेरियल आपके पास बच जाए। जो बच जाएगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। फिर जब नेक्स्ट आप प्रोडक्शन करोगे तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट प्रोसेस में ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। आप यहाँ पे देखते हो कि लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000। अब 20,000 आपके पास करंट एसेट रह गया, ये याद रहे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है। अच्छा, ये करंट एसेट आपका आ गया। फिर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये मटेरियल 90,000 का आपने यूज कर लिया किस ऑब्जेक्टिव के लिए? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लेकिन ये तो आपका मटेरियल है। अब मटेरियल के साथ साथ आपको मैंने बताया था कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की। अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज कर लिया 90,000 का, इसके साथ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर इसके ऊपर काम करेगी इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसमें क्या है? प्राइम कास्ट। अच्छा, प्राइम कास्ट याद रहे कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर आपकी क्या बन जाती है? प्राइम कास्ट बन जाती है। आपका एमसीक्यूज आएगा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर ऐड किया, 60,000 लेबर कास्ट आई आपकी। उसके बाद टोटल कितनी कास्ट बन गई? 150,000। 150,000 क्या है? प्राइम कास्ट है, प्राइम कास्ट। अब इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपकी उस फैक्ट्री की डिफरेंट कास्ट है, उस फैक्ट्री में डिफरेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, मशीनरी एक्सपेंसेस, अदर डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी आप ऐड करोगे। वो जब आपने ऐड किया तो ये आपके पास बन गई टोटल फैक्ट्री कास्ट 230,000। इसके बाद आ गया जी ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। लास्ट मंथ में जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो आपने आधी बनाई आधी रह गई, अभी वर्क इन प्रोसेस में ही थी कि आपका नया पीरियड शुरू हो गया।
तो आपने उसको क्लोज कर दिया था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया था। फिर लास्ट पीरियड का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था वो करंट पीरियड का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया। अब ये ऐड कर दिया हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड 260,000। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो करंट आपका वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, अगेन आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आपने अपने जो पीरियड है ये वाला उसको क्लोज करना है। तो आप क्या काम करोगे, उसको वहां से माइनस कर दोगे ताकि नेक्स्ट जो आप प्रोडक्शन पीरियड होगा ये उसमें ओपनिंग बन जाएगा। यहाँ पे आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दिया 50,000। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स तैयार हो चुकी है आपके पास, मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं, प्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं, रेडी फार्म में आ चुकी हैं आपके पास, वो कितनी है? 210,000 की। 210,000 की आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, ये मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं। ठीक है। अब ये जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है, इसको एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी। ये आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री है। क्यों एसेट है? देखो ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसको आप फर्दर यूज करोगे नेक्स्ट साइकिल में। एंडिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों आपके करंट एसेट हैं, इन्वेंट्रीज हैं। ये बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट्स ये शो होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इन चीजों को याद रखना है। इसके बाद है जी एड ओपनिंग फिनिश गुड्स। याद रहे ये जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं ये वो फिनिश गुड्स हैं जो हमने लास्ट मंथ जब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की थी, वो सारी की सारी गुड्स हमारी सेल नहीं हुई मार्केट में। कुछ गुड्स हमारे पास फिनिश गुड्स की फार्म में बच गई थी जो सेल नहीं हुई थी, हमारे वेयर हाउस में अभी तक पड़ी हुई है रेडी फार्म में। अब हम उनको भी ऐड कर लेंगे। जो हमने नई प्रोडक्ट बनाई है वो 210,000 की है, जो ऑलरेडी हमारे पास बनी बनाई पड़ी है वो कितनी है? 100,000 की है। मीन हम ओपनिंग फिनिश गुड्स को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी टोटल फिनिश गुड्स बन जाएंगी? हमारे पास 310,000। 310,000 हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास ये प्रोडक्ट्स रेडी फार्म में मौजूद हैं, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर सकते हो, कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है इस करंट पीरियड में? ये सारी की सारी गुड्स कस्टमर्स को सेल नहीं होती। इस मंथ में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बनी बनाई आपके पास बच जाती हैं, उनको आप लेस कर देते हो। लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 10,000। मीन ये आपके वेयर हाउस में अभी तक पड़ी हुई हैं। अब उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये जो 300,000 की गुड्स हैं ये आपने सेल कर दी है कस्टमर्स को, ये सेल हो चुकी हैं, ये आपकी कास्ट है, ये कास्ट ऑफ सेल्स कह सकते हो, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हो। वो प्रोडक्ट जो सेल हो चुकी है उनके ऊपर जितना हमारा खर्चा आया है ये वो है। ठीक है। और ये जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है ये करंट एसेट है, ये हमारे पास स्टिल पड़ा हुआ है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये तीनों हमारे करंट एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट्स शो होंगे। ठीक है। अब ये तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं फर्दर बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है वो तीन चीजों से मिलके बनती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से। अभी आप देख रहे हैं मटेरियल हमने लिया, पहले का हमारे पास पड़ा हुआ था मटेरियल, फिर मजीद मटेरियल लिया। तो
फिर हमारे पास मटेरियल आ गया, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जो हमने यूज़ नहीं किया, हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा है। फिर जो मटेरियल हमने यूज़ कर लिया वो उसके ऊपर लेबर लगाई, लेबर ने काम किया। फिर उसके साथ फैक्ट्री की कास्ट आई, वो हमें हमें कास्ट पड़ी। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमने ऐड किया। ठीक है, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ गई, मीन के वो हमारे पास जो हम मैन्युफैक्चरिंग करनी है टोटल वो हमारे पास आ गई कास्ट। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लोजिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस किया, वो प्रोडक्ट जो अभी तक प्रोसेस में ही थी हमने उनको यहाँ से माइनस कर दिया, फिर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट कास्ट क्या है? ये जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ना, ये टोटल आपकी कास्ट आकी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को फिर आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है जी, टू प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्टली वन नीड टू कलेक्ट 6 एलिमेंट, 3 of these belongs to the cost and 3 belongs to the inventory। अच्छा, आपने एक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, उसमें एक कास्ट है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। उसके बाद इन्वेंट्री है, मटेरियल एंड सप्लाईज वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो फॉलोइंग इज द स्टेप मटेरियल, ये जो आपको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, आपने एग्जांपल्स देखनी है, उन एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करना है। फिर जिन जिन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, मीन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने उसको नोट करना है, नोट करके मुझे बताना है। फिर वो क्यूरी मैं आपकी क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी मुझे आप इजाज़त दें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।